हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एक डिस्कशन वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ कैन यू बिल्ड समथिंग दैट पीपल विल एक्चुअली यूज़। ओके, सो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, सो प्लीज़ लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, अभी का जो टाइम है ना, हमारा जो प्रेजेंट जो टाइम है, प्रेजेंट टाइम में ना अगर हम किसी भी चीज़ को बनाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू मेक समथिंग दैट पीपल विल एक्चुअली यूज़, पीपल विल डाउनलोड माय ऐप और सॉफ्टवेयर, यूज़ माय सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू यूज़ देयर इन रियल लाइफ। आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी होंगी वो आज हम डिस्कस करेंगे। सी, हम जब प्लान करते हैं ना कि नहीं आज मुझे ये बनाना है, हमें दो तीन चीज़ें एक साथ दिमाग में रखनी होंगी कि हमारा जो ऐप होने वाला है या सॉफ्टवेयर होने वाला है वो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सी, हमारे प्रॉब्लम्स बहुत कुछ हो सकते हैं, इसमें से प्राइम जो प्रॉब्लम है वो है टाइम। सी, टाइम टाइम एक प्रॉब्लम है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है साइज़, सॉफ्टवेयर का साइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा भारी पीसी में हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, वो यूज़र फ्रेंडली हो, ऑब्वियसली यूज़र फ्रेंडलीनेस ये। उसके बाद उसका जो कॉस्ट है वो ये रहे, मतलब द कॉस्ट ऑफ द वेबसाइट मस्ट बी लेस। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारे पास एक एपी पॉइंट आता है यहाँ पर। तो दिस इज़ व्हाट वी नीड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर। ओके, वन इज़ टाइम, वन इज़ यूज़र फ्रेंडलीनेस UI, one is size, and one is, what I said is software cost. Okay, so ये सारी चीज़ें अगर हम दिमाग में रखते हैं ना तो सबसे ज़्यादा बात जिस पे आती है वो आती है हम कैसे बनाएंगे। How can we make it? How can we scale it? How can we properly implement each and everything, each and every aspect of the program into the client side? Okay, so let's get started with that. मान लीजिए आपके पास एक आइडिया है कि आप एक बिलिंग सिस्टम बनाओगे, ठीक है। सो बिलिंग सिस्टम बहुत सारे हैं मार्केट पे, लेकिन इफ़ यू वांट टू स्टैंड आउट, व्हाट यू हैव टू डू, उसका जो UI है वो, मतलब सी, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन मार्केट। ओके, इंडियन मार्केट पे ऐसा चाहिए कि दुकानदार को PC ना खरीदना पड़े, दुकानदार को बहुत एक अपना जो स्मार्टफोन है ना, स्मार्टफोन में हो जाए, बस स्मार्टफोन में एक बिलिंग सिस्टम हो जाए, वैसा कुछ चाहिए। स्मार्टफोन, ब्लूटूथ, ये सब इंडियन मार्केट पे ये सब पॉपुलर है, उन सब को टारगेट करना है। सो ये जो टारगेटिंग का जो पार्ट है वो होता है कस्टमर इंटरेक्शन, कि हमारा जो कस्टमर है, मतलब हमारा जो बिजनेस जो क्लाइंट है वो कैसे उसके साथ इंटरेक्ट करता है। सो अगर मैं आज एक बिलिंग सिस्टम बनाना चाहूँ तो मेरे पास जो अपना प्राइमरी टारगेट है वो होगा फ़ोन हैंडलिंग बिजनेसमैन। ठीक है, और क्या, इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पर्सन कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते व्हाट्सएप के अलावा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ब्लूटूथ, ठीक है। सो आपको ध्यान में रखना होगा कि पब्लिक जो चीज़ें चाहती हैं, पब्लिक के पास जो चीज़ें इजीली अवेलेबल है, एक फ़ोन के पास अवेलेबल होता ही है। व्हाट्सएप हर एक के फ़ोन में है, व्हाट्सएप, FB, ये सब हर एक के फ़ोन में है। FB तो छोड़ो, वो यंगस्टर्स के हाथों में है, ठीक है, मतलब इंस्टाग्राम तो यंगस्टर्स के हाथों में है, FB तो हर एक के पास है। और ब्लूटूथ ऑब्वियसली छोटे मोबाइल से लेकर बड़े मोबाइल तक सबके पास ब्लूटूथ है, ठीक है। तो ये हो गए आपके कंस्ट्रेंट्स, मतलब क्या, आपका जो बिलिंग सिस्टम होने वाला है ना वो इन सब के ऊपर बेसिस करके बनना चाहिए। सो आप देख रहे हो ये जो प्रोडक्ट का जो पहला जो कंस्ट्रेंट है वो निकल गया कि यूज़र के पास जो जो चीज़ें अवेलेबल है वो चीज़ें यूज़ करके हमें ही प्रोडक्ट बनाना है, ताकि यूज़र को प्रोडक्ट यूज़ करने में कोई तकलीफ़ ना हो। अंडरस्टूड। सी, प्रिंटर बहुत सारे हैं मार्केट पे, यूज़र को ऐसा प्रिंटर चाहिए कि ज़्यादा
बटन वटन ज़्यादा प्रेस ना करना लगे, ठीक है, ज़्यादा बटन्स नहीं हो, मोबाइल से करूँ तो प्रिंट निकल जाए, और उसके बाद इजीली एक ये रिमूव कर सकूँ, वो सारी चीज़ें चाहिए यूज़र को। तो वो अगर इम्प्लीमेंट करना है ना, तो हम एक प्रिंटर बना सकते हैं, हम एक प्रिंटर बना सकते हैं जो ब्लूटूथ से काम करता हो एंड ऑटोमेटेड हो और इजी हो, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर यूज़र फ़ोन यूज़ कर रहा है तो वो फ़ोन से प्रिंटर को ब्लूटूथ से कनेक्ट करें, ठीक है, ब्लूटूथ से कनेक्ट करें, क्योंकि इंडियन मार्केट है, ऑब्वियसली ब्लूटूथ ज़्यादा पॉपुलर है रेदर देन वाईफाई। उन लोगों को अभी नहीं पता कि अगर मैं ये डिवाइस और इस डिवाइस को सेम वाईफाई के साथ कनेक्ट करूं तो ये दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। वो सब नॉर्मल इंडियन बिजनेसेस को नहीं मालूम, उनको सिर्फ पता है उनके मोबाइल में वायरलेस मतलब ब्लूटूथ है और कम्युनिकेशन मतलब व्हाट्सएप है, ठीक है, वो है, और फेसबुक व्हाट्सएप ये सब है, ठीक है। एक नया बिलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें उनको बताना होगा कि हाउ इट वर्क्स विथ योर डिवाइस, ठीक है। आपका जो फ़ोन है वो उस पर वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है वो बताना होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, एडुकेटिंग द यूज़र फॉर द ऐप, ये है फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। मार्केट समझ के, मार्केट के कंस्ट्रेंट्स अनुसार हमें सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है। सॉफ्टवेयर बना लिया, बेचा नहीं, लॉस, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा पिक करके दे देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है एडुकेटिंग द यूज़र फॉर द ऐप, ठीक है। पिछले वाला पॉइंट बोला था, ये रहा हमारा फ़ोन हैंडलिंग ऑफ बिजनेसमैन, व्हाट्सएप, एफबी और ब्लूटूथ, ठीक है। सो अभी मैं अगर बात करूँ नेक्स्ट स्टेप के बारे में, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा एक ऐसा सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना, सिस्टम मतलब मैं सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा, सिस्टम बनाना ताकि यूज़र जब लॉगिन करे ऐप में जब लॉगिन करे तब उसको सामने के सामने सब कुछ दिख जाए। फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर एक कंस्ट्रेंट लेता हूँ ना कि मान लो मुझे अभी एक ऐप बनाना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, इंटरफेस लिया। इंटरफेस के पहले ही बटन्स में लिखा हुआ आ जाए कि ये बिलिंग के लिए है, ये इन्वेंटरी में क्या क्या है वो देखने के लिए है, ये आप सेल्स देख सकते हो इस महीने का कितना सेल हुआ, ये अभी एक ऑर्डर आया है, ऑर्डर कंफर्म कर दो। ये तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसे ऐसे डायरेक्ट बटन्स होने चाहिए। इंडियंस को क्या है, इंडियंस को सामने सामने सब कुछ चाहिए। सी यूज़र चाहता है कि मेरे सामने सब कुछ रहे, मैं ढूंढ नहीं सकता ऐप में। I don't have time to learn about this app. I want everything to keep everything in my front. मैं प्रेस करूँगा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए अभी यूज़र ने क्या किया कि ये मैंने क्या बोला था, ये इन्वेंट्री चेक करने के लिए ना, मान लीजिए इन्वेंट्री चेक करना है तो इसके प्रेस करने के साथ साथ वो लिखा हुआ आ जाए कि चावल इतना रह गया है दुकान में, दाल इतना रह गया दुकान में, बैटरीज इतने सारी हैं स्टॉक्स में, उसके बाद इतने सारे ग्रोसरीज हैं मेरी दुकान पे अभी इतने स्टॉक में, और ये स्टॉक का टोटल, और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। सामने सामने सब कुछ है, यूज़र देख रहा है, यूज़र इंटरेक्शन बहुत कमाल का है। दैट वर्कड, दैट वर्क। तो बेसिकली मुद्दा ये है कि हमें सॉफ्टवेयर ऐसे बनाना कि यूज़र देखते ही पहचान जाए कि नहीं ये वाला है तो इस वाले से ही काम होगा, ठीक है। ये वाला मैंने इन्वेंटरी में प्रेस किया, मेरे पास सब कुछ आ जाएगा सामने कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। मैं सेल्स पैनल में जाऊंगा, मेरे पास आ जाएगा कि कितना सेल हुआ, कितना महीने में कितना सेल हुआ, 30 दिन में कितना सेल हुआ, एक हफ्ते में कितना सेल हुआ, सब कुछ सामने सामने, नो BS, ओके। तो फिजिबिलिटी इज़ नीडेड। ऐप का जो फिजिबिलिटी है, मतलब ऐप कितना अच्छे से यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है वो मैटर करता है। तो इतना तक गया हमारा क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन। अभी क्या है, अभी ऐप ना टूटे,
For example, my client, for example, ABC Business is having 10 million customers daily. तब अगर ये ऐप सिंपल के साथ साथ फट गया तब कोई काम का नहीं है। ऐप जितना भी इजी हो, ऐप का कोड अगर फटा, ऐप का कोड अगर प्रॉब्लम हुआ, 10 मिलियन ट्रांजैक्शन हैंडल नहीं कर पाया, देन इट्स डेड। ऐप का कोई काम नहीं। तो अभी हम देखेंगे टेक्निकलिटी के बारे में। सी, टेक्निकल लीड में हम जब डेवलप करते हैं चीज़ें, हम दो चीज़ें मेंटेन करते हैं। एक है कि हमारे पास एक ऐप है और उस ऐप का डेटाबेस है। डेटाबेस में सब कुछ सेव हो रहा है। इस ऐप का सेल्स, इस ऐप का इन्वेंट्री, इस ऐप में मतलब अगर फेसबुक हुआ तो कितने सारे लाइक्स, शेयर्स, सब कुछ एक ही डेटाबेस में सेव हो रहा है, ऐप 1। ठीक है, इसे कहते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। इसे कहते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ये छोटे छोटे ऐप्स में, मान लीजिए आपका कोई कैलकुलेटर ऐप है, साइंटिफिक कैलकुलेटर ऐप, वो स्केल कर रहा है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें सब कुछ है, तो वो उसका आप डेटाबेस बना सकते हो सिंगल डेटाबेस में। लेकिन ये जो क्विक कॉमर्स है, जेप्टो, स्विगी, ब्लिंकिट, ये सब क्या करते हैं, ये सब अगर मोनोलिथिक से बनाने जाए ना, इनका ऐप एक दिन में फट जाएगा, एक दिन में फट जाएगा। तो वो क्या इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं माइक्रो सर्विसेज। अरे माइक्रो सर्विसेज किस चिड़िया का नाम है? सी। ये अगर आपका यूआई है ना, तो यूआई एंटर करते ही क्या होगा, एंटर करते हैं आपके पास लॉगिन पेज आएगा, आपके पास आप जब लॉगिन करते हो तो आपके पास आएगा ई कॉमर्स का मेन पेज। उसके बाद अगर आपने ऑर्डर कर दिया तो आपके पास आएगा पेमेंट का पेज। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनका खुद का डेटाबेस रहता है, खुद का डेटाबेस रहता है, ताकि आप उनके सबसे इंटरेक्ट कर सको। और ये सारे किससे कनेक्टेड रहते हैं? एपीआई से। तो ये अगर यूआई है तो यूआई से लॉगिन पेज कनेक्टेड है, लॉगिन पेज से ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है, ठीक है। और ये किससे कनेक्टेड? ये सबसे कनेक्टेड है। ये ऑब्वियसली यूआई सबसे कनेक्टेड रहता है, यूआई तो यूआई है। ये मैंने क्या किया था, ई कॉम लॉगिन, ये था पेमेंट। मान लीजिए पेमेंट हो गया आपका रेजर पे, ई कॉमर्स हो गया आपका नेक्स्ट जेस, लॉगिन हो गया आपका मान लीजिए क्लर्क। सो एज यू आर सीइंग, ये 3 अलग अलग टाइप के टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन काम क्या है? सेम है, ई कॉमर्स को ये करना। तो क्लर्क क्या कर रहा है? क्लर्क खुद के डेटाबेस में यूज़र डेटा सेव कर रहा है। ई कॉमर्स यूज़र बिहेवियर सेव कर रहा है कि यूज़र क्या क्या चूज़ कर रहा है, क्या क्या नहीं। और पेमेंट गेटवे क्या कर रहा है? जितना पेमेंट हो उतना पे कलेक्ट, मतलब यूज़र ट्रांजैक्शन आईडी ये सब कलेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। सॉरी, ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर नहीं, इसे कहते हैं माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज, ठीक है। सो इतना तक आपको दिमाग में आना चाहिए कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर इज मच डिसएडवांटेजेस देन माइक्रो सर्विसेज, बिकॉज माइक्रो सर्विसेज इज मच बेटर देन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। आप अगर एक छोटा कैलकुलेटर ऐप बना रहे हो ना, इसमें अगर 4-5 कंपोनेंट्स है तो आप माइक्रो सर्विसेज ही इस्तेमाल करो। माइक्रो सर्विसेज इज बेस्ट फॉर यूजिंग इन स्केलेबल ऐप्स। आप मान लीजिए आज आप एक AI इमेज जनरेटर बना रहे हो, ठीक है, उसका जो लॉगिन है वो आप किसी और को दे दो। अगर आप सब्सक्रिप्शन चला रहे हो तो सब्सक्रिप्शन आप किसी और टेक स्टैक को दे दो। आप ई कॉमर्स चला रहे हो उसकी एक टेक स्टैक को दे दो। अभी ये कंपनीज क्या करेंगी? सी, लॉगिन में किसी एक डेवलपमेंट टीम को लगाएगी, ई कॉमर्स डेवलप करने के लिए किसी एक लॉगिन टीम को लगाएगी, पेमेंट गेटवे हैंडल करने किसी एक लॉगिन टीम को लगाएगी, यूआई डेवलप करने के लिए किसी एक लॉगिन टीम को लगाएंगे। तो हर एक टीम एक यूनाइट होकर इस ई कॉमर्स ऐप को चला सकता है विदाउट एनी काइंड ऑफ इश्यूज। सो दैट्स वाई माइक्रो सर्विसेज नीडेड। माइक्रो सर्विसेज क्या करता है? काम को डाइवर्स कर देता है ताकि हम इंडिविजुअल चीज़ों में काम कर सकें। सी, आज अगर मान लीजिए कोई ऐप है, ठीक है, मान लीजिए देयर इज एनी ऐप, आई कीप इट ऐप 1 that is on monolithic, and there is another app 2,
टू, ये है माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, तो ऐप 1 में क्या है, मान लीजिए अगर ऐप का जो लॉगिन डाटा है, लॉगिन का जो फंक्शनलिटी है, लॉगिन यूआई है, सब तो एक साथ है ना। मान लीजिए आज अगर लॉगिन अपडेट हो रहा है ना, बाय द कंपनी अपडेट कर रही है, तो पूरा ऐप रहेगा अंडर मेंटेनेंस। ठीक है, पूरा ऐप अंडर मेंटेनेंस रहेगा। लेकिन उस तरफ से अगर माइक्रो सर्विसेज अगर रहा, अगर माइक्रो सर्विसेज अगर हम अपडेट करते, मान लीजिए ये यूआई है, ये लॉगिन है, ये पेमेंट है, ये मेन ई कॉमर्स है। तो आपको एक चीज़ जानना होगा, ठीक है, ये जो लॉगिन पेज है वो यूआई में जाएगा, वो ई कॉमर्स में जाएगा, ई कॉमर्स पेज पेमेंट पेज में जाएगा। मान लीजिए आज अगर पेमेंट जो गेटवे है वो अपडेट हो रहा है, ठीक है, दैट पेमेंट गेटवे इज अपडेटिंग। आप लॉगिन भी कर पाओगे, आप ये भी कर पाओगे, लेकिन आप पेमेंट इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। यू कैन यूज़ द ऐप बट यू कैन नॉट रियली मेक द पेमेंट बिकॉज द पेमेंट गेटवे इज अपडेटिंग। ओके, मतलब क्या, आप देख सकते हो थोड़ा मोनोलिथिक से थोड़ा फिजिबल है माइक्रो सर्विसेज, मोनोलिथिक थोड़ा फिजिबल है माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विस में क्या होता है, आप ऐप इस्तेमाल तो कर सकते हो, आप कोई एक सर्विस इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। यू कैन यूज द ऐप बट वन ऑफ द एप्स ओन सर्विसेज वोंट वर्क बिकॉज इट इज अंडर मेंटेनेंस। लेकिन in monolithic architecture, if one service is under maintenance, then the whole app will go under maintenance. So that you should keep in mind. Always use microservices for your app development, app or software development, that you can say. Next, tech stack. One of the most important topic that you will cover while doing your software development journey. Say tech stack. Tech stack, let me give you a tough, one of the most tough tech stack ever. Okay, if you really want to make a scalable that can handle 1 million, that can handle 1 million 10 million transactions, that can use 10 million transactions together, what you will use as a tech stack? Number 1, first you will use Next.js, and for app you will use React Native. This is for web, this is for device, phone. Okay, in second, what you will use? You will use ScyllaDB, that is used by Discord for handling. Then you will use REST. Then for authentication, Next authentication or OAuth. Next, Docker and K8s, Kubernetes. Then Amazon, what? AWS. This is a complete stack that you will use for building a dedicated e-commerce that can handle at least 10 million users every day. 10 million users. I'm not saying that 10 million users or 10 million 10 million users or 10 million transactions every day. It can handle 10 million users, it can handle 10 million transactions, because users, because it is what? It is micro services. And transactions means you will use Razorpay or something like Payo Gateway, all these. You will use multiple gateways for each and every e-commerce app. So it is not, keep in mind. So always remember Next.js, React Native, ScyllaDB. ScyllaDB is most important because it handles non-concurrent, because remember ScyllaDB is used by Discord. Discord has 100 million messages and transactions each and every day.
more than 100 million, I will say, trillions of data. Okay, ScyllaDB. Then we will use REST API. Then we will use Nextauth. Then we will use OAuth for Google authentication, Docker and Kubernetes, and Amazon Web Services. Finally, for cloud deployment. Okay, next. So this is your software feasibility. Understood? So we have understood how the user will get it, how user friendly will use. We have understood what is the tech stack that we need to follow. Then, if we really want to deploy the app, what are the constraints that we must follow? How can people know that this software is what we need? Let me say you one thing. Here we will use ads. Ads are of two types. One is campaign, another one is campaign, another awareness or educating. Okay, so if we really want our customers to know what our app can do, we will post we say FB, obviously FB, because most of the businessmen are on FB, because most of the businessmen are literally like middle-aged, or I mean they are far active on Facebook rather than Instagram. So only posting on Facebook and FB ads or meta ads about how to use the software, educating of the software. Okay, this what is to be done. If people know already how to use the software, they will just buy and implement it on their own. Okay, so you must keep in mind that educating the customer needs the more patient, because customers will always raise feedback on your comment box, because comment box is always open. You cannot keep your comment box off during an awareness campaign. If you are posting any kind of tutorial about your software on the platform, people will ask questions, people will point out each and every topic that you want to listen. For example, your software doesn't have an AI chatbot feature. People will ask, does it have an AI chatbot feature? You have to add the AI chatbot feature, otherwise you will lose this customer because it doesn't have his requirement. So you must keep in mind, after building the software development phase is not completed. You must recursively use software development cycle to build and upgrade your system. You must keep in mind that. For example, this is your software development and this is your user feedback. Okay, when the software goes for user feedback, there is a 101% chance that one user among 1,000 users, 10,000 users will point out a feature that your software doesn't have, and your software development team must put that feature on the software and go again for the user feedback, and then again something will come. So this will go on each and every day, each and every time you try to educate your customer. So you must keep in mind that software development and the user interaction, user feedback are correlated with each other. The more the user feedback, the more upgrade you have to make in your software in order to make your software more appealing to the customers. There will be sometimes the customer adds more than 10 to 15 features on your software. How to handle that? Let me explain. Suppose user feedback has 10 new features. Okay, so what you will do then, this is your software. Okay, what you will do, you will give a version number, for example version 1.02.1. okay, and these 10 new features will have on the software version v.1.03. okay, so this is how you will handle. You will change the version number. People can buy either version 2, those who only need these features. People will buy version 3 who need these features along with these features. So
obviously its cost, let us consider its cost is 10,000 rupees. 10,000 rupees, this cost must be 12,000. Obviously some of the features will increase the cost. So this is how you will add your software. Okay, there is a popular software that is going on Instagram, that is Retail Daddy. I hope you have seen his ad multiple times. Retail Daddy software, he is using each and every aspect of what I am saying right now to increase his POS software. If he sees my video, I hope he gives a proper feedback on it. I am waiting for it. So let's see. So what I have said, first point, user friendly. Okay. Number 2, technically scalable. Number 3, easy to implement. Number 4, user education. These are the top things that you must keep in mind in order to sell a product, in order to make a product that people will actually buy. Okay, I hope everybody understood. Now if you want to build a software, let me know in the comments what is the tech stack that you will use. Until then, next video will come probably 2 days after or 3 days after. So let's continue with it. Today's video is finished. I hope everybody of you understood. Sayonara.